रिब्स में रिब्स टुगेदर विद द स्टर्नम एंड द वर्टिब्रल कॉलम विल मेक द रिब केज। रिब केज है, वी हैव स्टडीड पे रिब केज का काम क्या है, प्रोटेक्शन प्रोवाइड करना टू द ऑर्गन्स दैट आर अंडर द रिब केज। ठीक है, अच्छा जी, उन ऑर्गन्स को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करना जो रिब केज के अंदर हैं। फॉर एग्जांपल यू हैव द हार्ट, यू हैव द लंग्स। ठीक है जी, रिब केज में जी वी हैव स्टडीड द रिब्स आर कर्व्ड नजर भी आ रही है ना बच्चों। सो जी दीज आर कर्व्ड, दीज आर फ्लैट बोन्स। ठीक है, थिन है ना कंपैरेटिवली। ये भाई आपके पास आ गई हैं। अब जी इन्होंने जी इनके साथ आपके रिब में वी हैव द स्टर्नम। स्टर्नम का जो द लोएस्ट पार्ट जो कि प्रोजेक्शन दिख रही है, दिस इज द ज़िफॉइड प्रोसेस। ज़िफॉइड प्रोसेस बच्चों, ज़िफॉइड प्रोसेस के साथ वी हैव स्टडीड के एक मसल अटैच है दैट इज डायाफ्राम। देखो आपको डायग्राम में भी नजर आ रहा है ना डायाफ्राम। देखो हमने जब इनहेल किया तो डायाफ्राम रिलैक्स होगी या कॉन्ट्रैक्ट होगी? जब इनहेल किया डायाफ्राम आपकी कॉन्ट्रैक्ट होगी। अच्छा जी, इधर जी आपको पता चल गया कि एंटीरियरली ये फ्रंट वाला पोर्शन है ना, दिस इज एंटीरियर। अगर मैं इंटीरियर पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूं, इंटीरियरली भी आपका जो है ज़िफॉइड प्रोसेस के साथ आपका डायाफ्राम अटैच्ड है। क्लियर है? अच्छा जी, इसके अलावा दिस इज अटैच्ड टू द रिब नंबर 11 एंड रिब नंबर 12। दिस इज आल्सो अटैच्ड टू द कोस्टल मार्जिन। मैंने एक वर्ड यूज किया दैट इज द कोस्टल मार्जिन, इसको नेक्स्ट टाइम डिस्कस करूंगी मैं। ठीक है, फिलहाल मैंने कह दिया फ्रॉम एंटीरियरली आपके जो डायाफ्राम है दैट इज अटैच्ड टू दिस ज़िफॉइड प्रोसेस। ओके, दिस इज अटैच्ड टू दी लेटरली दिस इज अटैच्ड टू दी रिब नंबर 11 एंड रिब नंबर 12। अच्छा, रिब नंबर 11 और रिब नंबर 12 के साथ है। अगर मैं पोस्टीरियर बात करूं, पोस्टीरियरली पीछे से देखूं, तो मेरी डायाफ्राम विल बी अटैच्ड टू दी लंबर वर्टिब्रा। लंबर वर्टिब्रा भी हम काउंट करेंगे। ठीक है, दैट इज पोस्टीरियरली अटैच्ड टू दी लंबर वर्टिब्रा। Interiorly diaphragm is attached to ज़िफॉइड process. Okay, laterally this is attached to the 11 and 12th rib और साथ में मैंने कहा that this is attached to the costal margin. क्या? नहीं, we are talking about the diaphragm. Diaphragm जो lungs के नीचे है, ठीक है, that is attached, muscle है that is attached to this ज़िफॉइड process. Laterally goes to the costal margin, ठीक है, to laterally to the 11th and 12th rib, posteriorly to the lumbar vertebra। ठीक है, काउंट करने अभी हमने lumbar vertebra। क्लियर है? अब जी ये चीज़ आपके नोट्स में नहीं थी। ठीक है, अब जी रिब्स का देखो दूसरा नाम क्या है, दैट इज कोस्टे। दैट इज कोस्टे जी, रिब्स का टोटल अनदर नेम इज दी कोस्टे। Total there are how many ribs? No, there are 12 pairs of rib. On each side you have 12 ribs. ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। ठीक है, 12 पेयर ऑफ रिब्स बच्चों आपके पास आ जाएंगे। ठीक है भी, अब इसमें देखो नोट्स में भी देखो और एक चीज़ याद रखना। अब इसमें क्या लिखा है, देयर आर 12 रिब्स ऑन ईच साइड फॉर्मिंग द ग्रेटर पार्ट ऑफ द थोरेसिक स्केलेटन। ठीक है ना, थोरेसिक रीजन तो हमें क्लियर है। अच्छा जी, इसके बाद जी नंबर में भी इंक्रीज, आपका ऑथर ने कहा आपके इन रिब्स का नंबर इंक्रीज कर सकता है। ठीक है, बाय द डेवलपमेंट ऑफ दी। अब रिब कहाँ पर हो सकती है, देखो थोरेसिक से आर्टिकुलेशन है आपकी फर्स्ट रिब की T1 के साथ। अच्छा, मोर प्रिसाइजली थोरेसिक पे कहाँ पे इसको डिस्कस करते हैं भाई। एक रिब आपके पास एक्स्ट्रा आ गई जिसकी आर्टिकुलेशन होगी सर्विकल वर्टिब्रा के साथ। ठीक है, या तो फिर भी आपके ऑथर ने कह दिया कि भी अगर आगे तो एक 13वीं रिब आ गई ना, 12 के अलावा एक 13वीं रिब आ गई। अच्छा भाई, इसने कहा सर्विकल के साथ अटैच हो सकती है और देयर कैन बी एन एडिशनल रिब दैट इज अटैच्ड टू दी लंबर वर्टिब्रा। ठीक है, लंबर वर्टिब्रा के साथ हो सकती है। हमारी रिब्स T1 से चल रही हैं, T12 तक हमें मिल रही हैं। एडिशनल रिब आ गई
सर्विकल की तरफ आ सकती है, उसके साथ आर्टिकुलेशन हो सकती है, या फिर लंबर के साथ हो सकती है। ठीक है, पेयर। ठीक है, अब जी एक और बात याद रखना, मैंने कहा नंबर ऑफ रिब्स बढ़ सकता है, तो भाई नंबर ऑफ रिब कम भी हो सकता है। ठीक है, इसमें देखो नोट्स में आपके ऑथर ने लिख दिया, दे कैन बी रिड्यूस टू 11 बाय द एब्सेंस ऑफ दिस 12th रिब। ठीक है, हो सकता है ये 12वीं रिब का पेयर किसी एक इंडिविजुअल में ना हो। अच्छा जी, नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर बच्चों आ जाओ। हम लोगों ने पढ़ लिया कि देखो नेक्स्ट स्लाइड में आपको सर्विकल वर्टिब्रा नंबर 7 नजर आ रहे हैं। ठीक है, मैं पीछे से जी काउंट करती हूँ, दैट इज 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, 7 मोर प्रिसाइजली, अच्छा ये एरर है इसमें। ठीक है, 7th से जी आपका एक रिब अटैच होगी, देखो इधर 7th पे दिखाई गई है कि आपके पास जो आपका ये वर्टिब्रा है टोटल कितने हैं, काउंट करते हैं जी। सर्विकल वर्टिब्रा कितने लिखे हैं, 7, थोरेसिक 12 पेयर ऑफ रिब्स भी हैं आपके पास। लंबर कितने हैं, सैक्रम, कॉक्सिक्स 4, टोटल काउंट करो कितना बनता है। अब जी हम लोगों ने देख लिया जी, वी हैव टोटल हाउ मेनी नंबर ऑफ वर्टिब्रा, 33, 7 सर्विकल, 1 2 3 4 5 6 7 सर्विकल। ठीक है, देन हाउ मेनी थोरेसिक, 12, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 आ गए। ठीक है, देन उसके बाद कितने हैं आपके पास, 5, 1 2 3 4, दैट मस्ट बी 5। अच्छा जी, उसके बाद सैक्रम फ्यूज्ड लिखे हैं ना, सैक्रम फ्यूज्ड, दिस इज द फ्यूज्ड रीजन। ठीक है, लंबर कितने आ गए, 5। ठीक है, सैक्रम ये फ्यूज्ड रीजन नजर आ रहा है ना आपको इसके अंदर। ठीक है, ये फ्यूज्ड कितने आ गए आपके पास, टोटल 5, 1 2 3 4 एंड 5 आने चाहिए थे। अच्छा जी, उसके बाद यू हैव दी कॉक्सिक्स, कॉक्सिक भी आपके पास कितने आने चाहिए, दैट मस्ट बी 4 इन नंबर। ठीक है, दीज आर आल्सो दी फ्यूज्ड वन। फ्यूज्ड आपके पास कौन कौन से रीजन के आगे, सैक्रम के और कॉक्सिक्स। तो जी आपके पास इस तरह से देर आर हाउ मेनी वर्टिब्रा, दीज आर 33 आपके पास आ गए। सर्विकल 7 थे, 7 में के साथ भी हो सकता है आर्टिकुलेशन हो एक एडिशनल रिब की। ठीक है जी, हमने कह दिया कि फिर आपके पास 13 रिब्स आ गई। ज़रूरी नहीं कि भी नंबर ऑफ रिब ज़्यादा ही हो, नंबर ऑफ रिब कम भी हो सकती हैं, दीज कैन बी 11 इन नंबर। अच्छा देखो नेक्स्ट में एक्सरे नज़र आ रहे हैं जिसके अंदर C7 हाईलाइटेड है, वहाँ से रिब आपको दिखाई गई है। अच्छा नेक्स्ट वन इज अ केस ऑफ 13th रिब, लंबर रिब। लंबर रीजन से आपको लंबर वर्टिब्रा के साथ आपको एक और रिब की आर्टिकुलेशन इधर नजर आएगी। आ रही है स्लाइड्स में नजर? अच्छा जी, नेक्स्ट में जी द रिब्स आर बोनी आर्च। बोनी आर्च, आर्च होता है ना मेहराब, ये आर्च शेप्ड हैं, मेहराब बना हुआ है। दीज आर दी बोनी आर्च अरेंज्ड वन बिलो दी अदर। ठीक है जी, नेक्स्ट आ जाओ। अच्छा साइड वाली डायग्राम्स पे ना जाना, ये हम लैब में डिस्कस करेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में भी इसको डिस्कस करेंगे। अच्छा जी, द गैप्स बिटवीन दी रिब्स, ये रिब है, इसके दरमियान बच्चों आपके पास आ गया गैप। मैंने इस गैप को क्या कह दिया, दिस इज द इंटरकोस्टल स्पेस। ये जो स्पेस नजर आ रही है दिस इज इंटरकोस्टल स्पेस। ओके जी, नेक्स्ट में आ जाओ। अब जी देखो, देखने में रिब्स कौन से एंगल पे पड़ी हुई हैं, तिरछी पड़ी है ना, ऑब्लीक पड़ी है। ऑब्लीक एंगल आपके पास क्या था, ना तो वो राइट एंगल था ना ही वो एक्यूट एंगल था। राइट एंगल कौन सा था, 90 का। एक्यूट बच्चों एंगल आपको दैट वाज लेस देन 90। भाई आपने देख लिया मेरी जो रिब्स हैं वो तिरछे तरीके से पड़ी हैं, ऐसे पहले यूं है और उसके बाद थोड़ा सा यूं है, ऐसे ही है ना, पहले ऊपर को जा रही है फिर नॉर्मली हल्का हल्का नीचे आना शुरू होगी। अब इसको हम लिखेंगे कैसे, देखो बच्चों, द रिब्स आर प्लेस्ड ऑब्लीकली। स्केल दिखाना, ये मेरे पास रिब है, रिब देखो मैं ऐसे स्केल रख के देखो ऐसे तिरछी लग रही है ना। सो द रिब्स आर अरेंज्ड
obliquely, अच्छा जी, the upper ribs being less oblique, ये कम तिरछी है, नीचे हम आते जाते जाएंगे, तिरछापन ज्यादा आता जाएगा। अच्छा जी, the upper rib being less oblique than the lower, अच्छा, obliqueness reaches the maximum at the 9th rib, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है, यहाँ तक obliqueness आपकी जाएगी मैक्सिमम, यानी कि बढ़ असल में यूं आना चाहिए, ठीक है। हम लोग खुद को टच भी करें तो हमें बाहर निकला हुआ हल्का सा फील होता है ना पोर्शन, तो भाई यहाँ तक 9th रिब तक आपके पास इस तरह की शेप आएगी, ठीक है, ऑब्लिक शेप आएगी। 9th के बाद हल्का सा अब नीचे होना शुरू हो गया, ऐसे ही है। अच्छा जी, जब हम लोग 9th से आगे मूव किए, 9th तक दैट वाज मैक्सिमम ऑब्लिकनेस, अब 9th के बाद जी इट ग्रेजुअली रीचेज टू दी 12th रिब, इट ग्रेजुअली डिक्रीजेज टू दी 12th रिब। भाई हम 12th तक गए, आपको कोई आगे उभरा हुआ पोर्शन नजर आ रहा है? नो। अच्छा, अभी नहीं नजर आ रहा आपको। अब जी नेक्स्ट के ऊपर आ जाओ। अब देखने से लग रहा है कि ये मेरे पास जो रिब्स हैं इनकी लेंथ वेरी कर रही है। अच्छा, नीचे ब्लैक वाली डायग्राम देखो, जब मैं रिब नंबर 1 से लेके रिब नंबर 7, 1 2 3 4 5 6 7, यहाँ तक ऐसे लग रहा है लेंथ बढ़ती जा रही है, ठीक है। मैं 7वें तक गई, लेंथ बढ़ती गई, 8वें और उसके नीचे से आहिस्ता आहिस्ता फिर लेंथ कम होती गई। यही भी आपको ऑथर ने लिख दिया था, लेंथ इंक्रीजेस फ्रॉम 1st टू दी 7th रिब। अब 7th रिब के बाद इट विल स्टार्ट ग्रेजुअली डिक्रीजिंग फ्रॉम 8 टू दी 12। देखो 12 सबसे छोटी है ना रिब, 12 इज द मोस्ट शॉर्टेस्ट वन। क्लियर हो गया यहाँ तक? अच्छा जी, अब हम देखो, इसको देखने से लग रहा है रिब को, एज को देखने से लग रहा है, रिब्स को देखने से लग रहा है कि देयर आर डिफरेंट टाइप ऑफ रिब। अच्छा, बज़ाहिर कैसे लग रही हैं जी? रिब्स वो हैं, देखो 1 2 3 4 5 6 7, 7 रिब्स तक, 7 रिब्स तक दीज आर डायरेक्टली अटैच्ड टू दी स्टर्नम, ऐसा ही है। फिर 8th रिब जो है, 8th वाली, वो 7th के साथ अटैच है, 9th 8th के साथ अटैच है, 10th ये कोई इनडायरेक्ट आर्टिकुलेशन आ गई ना। अच्छा, ये कोई दूसरी टाइप ऑफ रिब है। फर्स्ट वो जो डायरेक्टली अटैच्ड है, फिर 8 से लेके 10 तक वो जो इनडायरेक्टली, 8 9 10 आर इनडायरेक्टली अटैच्ड। उसके बाद देखो ये दो अटैच ही नहीं है, ठीक है। तो इट मीन्स अगर आपको बुक में मिले देयर आर 2 टाइप्स, नो देयर आर 3 टाइप्स। 2 टाइप्स ऐसे कहते हैं, 2 टाइप्स कह देते हैं जी, अटैच्ड, नॉट अटैच्ड नहीं, बट इन एक्चुअल वी हैव दी 3 टाइप ऑफ द रिब। बच्चों नेक्स्ट क्लासिफिकेशन के ऊपर आ जाओ। अकॉर्डिंग टू द आर्टिकुलेशन वी आर गोइंग टू स्टडी द क्लासिफिकेशन अकॉर्डिंग टू आर्टिकुलेशन। आर्टिकुलेशन मीन्स अटैचमेंट। अच्छा जी, अकॉर्डिंग टू द आर्टिकुलेशन विद द स्टर्नम, ठीक है। अब स्टर्नम की आर्टिकुलेशन अटैचमेंट के लिहाज से हमने कह दिया, जर्नली बुक्स में आपको मिल गया देयर आर 2 टाइप ऑफ रिब्स, ट्रू रिब्स एंड दी फॉल्स रिब्स। अच्छा जी, लिखा है जी, 2 तरह से क्लासिफिकेशन पढ़ने जा रहे हैं। एक क्लासिफिकेशन अकॉर्डिंग टू द अटैचमेंट टू दी स्टर्नम, ट्रू रिब्स, फॉल्स रिब्स। अच्छा जी, द फर्स्ट 7 रिब्स, यहाँ तक जी रिब्स वर डायरेक्टली अटैच्ड टू दी स्टर्नम। द फर्स्ट 7 रिब्स दैट आर अटैच्ड थ्रू दी कार्टिलेज। हमने कहा ना ऊपर आपके स्केलेटन में यहाँ आपको वाइट पोर्शंस बनाकर दिखाए गए थे। थ्रू दी कार्टिलेज दीज आर अटैच्ड टू दी स्टर्नम। पहली 7 रिब्स आ गई जो कि स्टर्नम के साथ अटैच है, हमने कह दिया दीज आर दी ट्रू रिब्स। अच्छा, इनको हमने कह दिया वर्टिब्रो स्टर्नल रिब्स। क्या कह दिया? पीछे से वर्टिब्रा के साथ, आगे से स्टर्नम के साथ अटैच हैं, वर्टिब्रो स्टर्नल रिब्स। अच्छा, द रिमेनिंग 5 रिब्स कौन कौन सी आ गई? 8 9 10 11 एंड 12। देखो इसमें 3 इनडायरेक्टली अटैच हैं, ठीक है, और आखिरी 2 तो वैसे ही फ्लोटिंग है। हमने कहा द रिमेनिंग 5 आर दी फॉल्स रिब्स। नेक्स्ट बच्चों एक और क्लासिफिकेशन, ट्रू एंड फॉल्स। अच्छा, नाउ दी इंटीरियर व्यू देख रहे हो, दिस फ्रंट व्यू इज दी इंटीरियर व्यू। अब इंटीरियर व्यू में वी हैव दी 12 पेयर ऑफ रिब्स। टोटल आपके पास आ गई 24 रिब्स आपके पास बच्चों आ गई हैं। देयर आर 3 टाइप्स। अब जी मैं इन फॉल्स रिब को मोर प्रिसाइजली कहने जा रही हूँ। मेरे पास ट्रू रिब्स हैं, एक और बुक के अकॉर्डिंगली ट्रू रिब्स हैं, फॉल्स रिब्स।
अच्छा जी, लेकिन जी अब देखो फिगर के ऊपर आ जाओ, फ्लोटिंग रिब्स, फॉल्स रिब्स, फ्लोटिंग रिब्स। अब फॉल्स रिब्स को मोर प्रिसाइजली मैं चाहूँ, अब मैंने क्या कहना है भाई, मेरे पास आई हैव दो टाइप ऑफ रिब्स, ट्रू एंड दी फॉल्स। बेसिकली अब जो फॉल्स रिब्स हैं इसको मैं सब कैटेगराइज करने जा रही हूँ, ठीक है। पहली जो मेरे पास 7 रिब्स थी उनका दूसरा नाम क्या था, वर्टिब्रो स्टर्नल रिब्स। अच्छा जी, अब जी मेरे पास रिब नंबर रहेगी दैट इज 8, 9 एंड 10। मैंने कहा मेरे पास जो 8, 9 और 10th रिब है दैट इज दी वर्टिब्रो कॉन्ड्रल रिब्स, वर्टिब्रा के साथ अटैच है और आगे से जी कार्टिलेज के साथ अटैच है। माई लोअर रिब इज अटैच टू दी कार्टिलेज ऑफ दी नेक्स्ट अपर हायर कार्टिलेज, दिस इज अटैच टू दी अपर हायर कार्टिलेज, ठीक है। तो इसको इन तीनों रिब्स को मैंने क्या कह दिया, वर्टिब्रो कॉन्ड्रल रिब्स। अब जी इन फॉल्स रिब्स में वर्टिब्रो कॉन्ड्रल रिब्स आ गई एंड दीज टू आर दी फ्लोटिंग रिब्स और जस्ट दी वर्टिब्रल रिब्स जो सिर्फ और सिर्फ वर्टिब्रा के साथ अटैच हैं। क्लियर? अब जी हम लोगों ने ये क्लासिफिकेशन देख ली, इंटीरियर व्यू, ठीक है, क्लियर है। इंटीरियर व्यू, इंटीरियर एंड अगर मैं बात करूँ इंटीरियर एंड ऑफ द 11th एंड 12th रिब्स आर फ्री। इंटीरियर एंड कौन सा होगा, जो फ्रंट से नजर आ रहा है। भाई मेरे पास जो मेरी इन रिब्स का रिब नंबर 11 और 12 का जो इंटीरियर एंड है दैट इज फ्री फ्लोटिंग, तो इस वजह से मैंने कह दिया दीज आर दी फ्लोटिंग रिब्स। क्लियर? अच्छा भाई अब हाँ आ जाओ बच्चों नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर। अकॉर्डिंग टू द मॉर्फोलॉजी, पहले मैंने अकॉर्डिंग टू दी आर्टिकुलेशन रिब को डिस्कस किया, नाउ आई एम गोइंग टू स्टडी द रिब्स अकॉर्डिंग टू दी मॉर्फोलॉजी, ठीक है। इसको यहाँ पे वाइंड अप करते हैं। नेक्स्ट जो टिपिकल एटिपिकल पढ़ेंगे वो हम लैब में जाके पढ़ेंगे, ठीक है।